हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है काव्य दोष। तो इससे पहले जो क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था वह था काव्य के गुण, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें काव्य के दोष के बारे में। तो देखिए, इसमें काव्य दोष किसे कहते हैं, ठीक है, काव्य के दोष। इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका अर्थ क्या होता है, और इसके बाद में कुछ विद्वानों ने अपने विचार इसमें व्यक्त किए हैं। फिर इसके बाद में इसमें काव्य दोष के प्रकार कितने हैं, तो ये आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि जो काव्य के दोष होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, काव्य के दोष, तो दोष का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ अवगुण होता है, तो या कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो उसको हम दोष कहते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए इसका अर्थ काव्य के दोष का। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, सीधी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जिस तत्व से, ठीक है, जिस तत्व से काव्य के अर्थ, काव्य के अर्थ को समझने में, काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे हम काव्य के दोष कहते हैं। तो काव्य का दोष किसे कहा जाता है, तो क्या होता है कि जब कोई भी तत्व होता है, तो जिस तत्व के कारण, ठीक है, तो जिस तत्व से काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे हम काव्य के दोष कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके कारण हमें काव्य का अर्थ समझ में नहीं आता। तो या तो काव्य के शब्द के बारे में हमें समझ में नहीं आएगा, या फिर अर्थ में कोई परेशानी होती है, अर्थ समझने में परेशानी होती है, या फिर हमें पढ़ने में और सुनने में रस नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, तो उसे हम काव्य के दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हैं और खाना खाते समय, ठीक है, अगर मान लीजिए खाते खाते कुछ कचरा आ जाए खाने में, या फिर कुछ कंकर पत्थर कुछ आ जाते हैं, तो क्या आपको खाना खाने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही हम देखते हैं कि अगर हम काव्य को पढ़ते हैं, तो पढ़ते सुनते समय हमें जो आनंद आता है, और बीच में अगर दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर हमें काव्य सुनने में, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ऐसे मान लीजिए कि आप कोई जूस पीते हैं, उदाहरण के लिए आप कोई जूस पीते हैं, जैसे एप्पल का जूस पीते हैं, संतरे का जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, जो भी आप जूस पीते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि एप्पल का जूस पी रहे हैं, और उस समय मान लीजिए कि जूस पीते पीते अगर मुंह में कोई कचरा आ गया, तो फिर क्या आप जूस पियोगे? नहीं पियोगे ना, तो फिर हमें जूस पीने की इच्छा नहीं होगी। ठीक वैसे ही जब हम काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, पढ़ते समय और सुनते समय जो आनंद आता है, और फिर मान लीजिए कि बीच में आनंद आना बंद हो गया, ठीक है, तो आनंद बंद कैसे हो जाएगा, आनंद आना कम कैसे हो जाएंगे? तो या तो कई शब्द समझ में नहीं आएगा, या शब्द फिर जो शब्द होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, और दूसरा शब्द का उपयोग कर दिया, जिसके कारण हमें आनंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता है, तो उसे ही हम काव्य के दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो काव्य के दोष होते हैं, तो इसके बारे में आचार्य मम्मट ने क्या कहा है। तो देखिए इसमें आचार्य मम्मट का कथन, आचार्य मम्मट, ठीक है, आचार्य मम्मट, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है जो दोष होता है, काव्य का दोष होता है, तो इन्होंने कहा कि मुख्यार्थ हति दोषः, इन्होंने कहा है मुख्यार्थ हति दोषः, ये इन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि काव्य में जो मुख्य अर्थ यानी जो रस का दोष होता है, तो उसे हम काव्य दोष कहते हैं, ये इन्होंने कहा है। मतलब ये इन्होंने कहा कि जब हमें मुख्य अर्थ की हानि होती है, रस की हानि होती है, तो वही क्या है, दोष है, ये इन्होंने कहा है। किसने? आचार्य मम्मट ने कहा है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि मुख्य अर्थ की हानि, ठीक है,
मुख्य अर्थ की हानि, ठीक है। तो मुख्य अर्थ की हानि यानी रस की हानि, ठीक है, रस की हानि को इन्होंने काव्य दोष कहा है। किसने? आचार्य मम्मट ने। तो इन्होंने इसको काव्य दोष क्यों कहा है? तो इन्होंने कहा कि भैया जब हम कोई मुख्य अर्थ प्राप्त करना चाह रहे हैं और मुख्य अर्थ ही प्राप्त नहीं हो रहा है, मुख्य अर्थ की हानि हो रही है, तो वहाँ पर ये क्या होता है? तो वहाँ पर ये काव्य दोष होता है। ये इन्होंने कहा है आचार्य मम्मट ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो या तो हमें रस ना आए, ठीक है, या फिर कुछ समझ में ना आए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये काव्य दोष होता है। ये कहा आचार्य मम्मट ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मुख्य अर्थ की हानि यानी रस की हानि को इन्होंने काव्य दोष कहा है आचार्य मम्मट ने। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला जाता है आचार्य विश्वनाथ का कथन। आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा, देखो क्या कहा इन्होंने, संस्कृत में कहा था, फिर उसका अपन हिंदी में अर्थ बताते हैं। इन्होंने कहा कि रसापकर्ष का दोषः, ये इन्होंने कहा। किसने? आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि रसापकर्ष का दोषः, तो जब रस का अपकर्ष होता है या रस के अपकर्ष के कारक होते हैं, जिसके कारण हमें रस की हानि होती है, तो उससे ही हम काव्य के दोष कहते हैं। आ रहा समझ में? मतलब जो रस अपकर्ष के कारक होते हैं उससे ही हम काव्य दोष कहते हैं। ये इन्होंने कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कि रस के अपकर्ष के कारक, या सीधी सी बात है कि रस अपकर्ष के कारक को काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोष कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये क्या होता है? रस अपकर्ष के कारक। तो अपकर्ष का मतलब क्या हो जाता है? तो ये अपकर्ष उत्कर्ष का उल्टा होता है। उत्कर्ष का मतलब जिसको हम बढ़ावा देते हैं या जिसको बढ़ावा दिया जाता है, और यहाँ पर अपकर्ष का मतलब घटाना, मतलब जो रस को घटाने के कारक होते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि काव्य में रस के कितने भेद होते हैं, सॉरी, जो काव्य दोष होते हैं तो काव्य के दोष कितने होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, और किन किन विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और किसने कितने बताए हैं। तो देखिए इसमें कुछ विद्वानों के मत। अब कुछ विद्वानों में सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य मम्मट को। तो पहले देखिए यहाँ पर आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट ने क्या कहा है? तो देखिए इसमें आचार्य मम्मट, ठीक है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के बारे में कहा है कि जो काव्य दोष होते हैं तो इनको 3 वर्गों में इन्होंने रखा है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार जो काव्य दोष होते हैं इसके कितने वर्ग होते हैं, तो इसके वर्ग होते हैं 3। कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 3। और जो काव्य दोष होते हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार इनकी कुल संख्या 70 होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि ये जो इनकी संख्या होती है ये 70 तो होती है, लेकिन ये दोषों के नाम क्या क्या हैं? ठीक है, दोषों के नाम। तो दोषों के नाम इन्होंने 3 बताए थे। कौन कौन से? तो पहला देखो इन्होंने बताया था, पहला शब्द दोष। क्या पहला बताया? पहले तो पहला बताया इन्होंने शब्द दोष, और शब्द दोष की संख्या इन्होंने कितनी बताई? तो इसकी संख्या इन्होंने 37 बताई। कितनी बताई थी फ्रेंड? 37 बताई। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो आचार्य मम्मट थे तो आचार्य मम्मट ने दोषों के नाम बताए थे, पहला था शब्द दोष, तो इसकी संख्या इन्होंने कितनी बताई थी? तो आपको याद रखना होगा 37 मतलब 37। फिर इसके बाद में
दूसरा बताया था इन्होंने अर्थ दोष। दूसरा क्या बताया इन्होंने? दूसरा बताया अर्थ दोष। और अर्थ दोष की संख्या इन्होंने कितनी बताई? तो अर्थ दोष की संख्या इन्होंने बताई थी 23 बताई। कितनी बताई? 23 बताई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में तीसरा इन्होंने क्या बताया फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरा इन्होंने बताया था, तीसरा दोष इन्होंने बताया था रस दोष। और जो रस दोष था तो इसकी संख्या इन्होंने कितनी बताई? तो इसकी संख्या इन्होंने 10 बताई थी। कितनी बताई है? 10। तो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे वैसा आपको आंसर देना होगा। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए आचार्य मम्मट ने दोषों के नाम कौन कौन से बताया था, तो 3 दोष उन्होंने बताए थे, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। वर्ग भी कितने बताए थे? 3। और इनकी कुल संख्या कितनी बताई थी इन्होंने? तो कुल संख्या इन्होंने 70 बताई थी। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शब्द दोष की संख्या कितनी बताई? तो 37। अर्थ दोष की संख्या कितनी बताई? तो 23। रस दोष की संख्या कितनी बताई? तो 10 इन्होंने बताई थी। ये तो कहा किसने? आचार्य मम्मट ने। अब इसके बाद में दूसरे विद्वान का नाम अपन देखते हैं। अगले विद्वान आते हैं आचार्य विश्वनाथ। अगले आ जाते हैं आचार्य विश्वनाथ। और जो आचार्य विश्वनाथ होते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य दोष होते हैं, तो काव्य दोष के कितने वर्ग बताए? तो इन्होंने काव्य दोष के वर्ग बताए 3। इन्होंने भी सेम बताया था। इन्होंने काव्य दोष के वर्ग कितने बताए? तो इन्होंने कहा कि 3 वर्ग के होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो काव्य दोष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इन्होंने कहा कि काव्य दोष की संख्या 70 होती है। तारा समझ में? जो आचार्य मम्मट कहकर गए थे बस वही इन्होंने भी बताया था। इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है कि इन्होंने दोषों के नाम कौन कौन से बताए? दोषों के नाम, ठीक है। तो दोषों के नाम इन्होंने बताए। पहला नाम इन्होंने बताया था शब्द दोष। शब्द दोष। और शब्द दोष की संख्या इन्होंने कितनी बताई फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द दोष की संख्या इन्होंने बताई थी 37। कितनी बताई थी? 37 बताई थी, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा इन्होंने बताया था अर्थ दोष। दूसरा बताया इन्होंने अर्थ दोष। और अर्थ दोष की संख्या इन्होंने कितनी बताई थी? तो अर्थ दोष की संख्या इन्होंने 23 बताई थी। फिर इसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया रस दोष। और जो रस दोष होता है, तो रस दोष इन्होंने कितने बताए थे? तो इन्होंने इनकी संख्या बताई थी 10। तो जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष के वर्ग कितने बताए थे, तो वर्ग बताए इन्होंने 3। फिर अगर आपसे पूछे कि इनकी संख्या कितनी बताई, तब आपको याद रखना होगा 70। फिर अगर पूछा जाए कि इनके दोषों के नाम बताइए या आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दोषों के नाम बताइए, तो 3 दोषों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ठीक है। तो पहला प्रकार यहाँ पर हो जाता है शब्द दोष, दूसरा होता है अर्थ दोष, तीसरा होता है रस दोष। शब्द दोष की संख्या इन्होंने कितनी बताई? वही 37। फिर अर्थ दोष की संख्या कितनी बताई? 23। फिर इसके बाद में रस दोष की संख्या कितनी बताई? तो 10। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आचार्य दंडी ने इनकी संख्या कितनी बताई? तो आचार्य दंडी स्वामी ने जो काव्य दोष होते हैं इनकी संख्या बताई इन्होंने 10। जो आचार्य दंडी स्वामी होते हैं, आचार्य दंडी स्वामी होते हैं, ठीक है। तो आचार्य दंडी स्वामी ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई थी? तो इन्होंने 10 बताई। इन्होंने कितने दोष बताए? तो इन्होंने काव्य दोषों की संख्या बताई थी 10। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना होगा। जिस विद्वान के अनुसार आपसे काव्य के दोष पूछे जाते हैं उसके अनुसार आपको ये संख्या बताना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ विद्वानों के बारे में बताया, कुछ आचार्य थे जिनके बारे में हमने आपको बताया कि इन्होंने काव्य दोष के बारे में क्या कहा था, कितने कितने काव्य दोष इन्होंने बताए थे। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं कि जो काव्य के दोष होते हैं, तो काव्य दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है। काव्य दोष अपन देखते हैं कि जब कोई भी हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें उत्पन्न होने के कारण क्या है। ठीक है,
बाधा उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिए इसमें रस संचार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। तो कैसे? तो रस संचार में 3 प्रकार से, रस संचार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, कैसे होती है वो देखिए। तो रस संचार में 3 प्रकार से बाधाएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रकार होता है तो पहले इसमें कैसे बाधा उत्पन्न होगी रस संचार में। तो सबसे पहली बात यह है कि जब रस के बारे में पता ही न चले, मतलब पहला क्या है, तो रस की प्रतीति ही ना हो, रस की प्रतीति ना हो, मतलब रस के बारे में ही पता न चले, तो उसे हम ये पहली स्थिति कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रस संचार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। तो पहली बाधा तो क्या हो गई, तो पहली बाधा तो हो गई कि भैया रस के बारे में कुछ पता ही नहीं चले। और दूसरा क्या हो जाता है, तो दूसरा ये हो जाता है कि रस की प्रतीति तो हो, रस की प्रतीति तो हो, परंतु रस की प्रतीति तो हो परंतु विलंब से हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि रस के बारे में हमें पता तो चलेगा, या हमें रस की प्रतीति तो होगी, रस हमें प्राप्त तो होगा परंतु देर से प्राप्त होगा। अब रस की प्रतीति तो हो परंतु देर से या विलंब से हो, तो ऐसे रस का क्या मतलब, जो देर से प्राप्त होता है। काव्य को पढ़ते से आनंद आना चाहिए, अब पढ़ने के बाद आधे घंटे बाद अगर आनंद आ रहा है, रस प्राप्त हो रहा है, तो उस रस का क्या मतलब है फिर। इसके बाद फिर अगला देखो, तीसरा ये हो जाता है कि प्रतीति होने पर भी, प्रतीति होने पर भी रस का अपकर्ष हो, होने पर भी रस का अपकर्ष हो। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अब रस के बारे में हमें पता भी चला या हमें रस भी आ रहा है, परंतु जो रस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में जो रस हमें प्राप्त होता है, मतलब रस के संचार में 3 प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो काव्य में रस हमें आता है, तो काव्य में जो रस होता है उसमें बाधा कितने प्रकार से उत्पन्न होती है। तो 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। पहला प्रकार क्या हो जाता है कि रस की प्रतीति न हो, मतलब रस के बारे में कुछ आपको पता ही न चले। फिर दूसरा क्या है कि रस की प्रतीति तो होती है, मतलब रस के बारे में हमें पता तो चलता है परंतु बहुत देर से। फिर इसके बाद में तीसरी स्थिति क्या है कि रस की प्रतीति तो होती है परंतु रस की प्रतीति होने पर भी रस का अपकर्ष हो जाता है। रस का अपकर्ष मतलब रस धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब जो हमें मजा आता है पढ़ने में, सुनने में, वह मजा धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये 3 स्थितियां होती है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो रस संचार होता है, तो रस संचार में 3 बाधाएं कौन कौन सी होती है। तो ये 3 बाधाएं आपको ध्यान रखना होगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, अब आगे हम इसमें देखते हैं कि जो मैंने अभी तक आपको बताया है कि काव्य में जो दोष उत्पन्न हो रहा है तो हमें पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता है। तो एक पंक्ति के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि देखो इसमें दोष कैसे होता है। जो काव्य को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसमें दोष या इसमें अपकर्ष कैसे होता है। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको लिखकर बताता हूं कि पयोधर का यह खारा नीर, पयोधर का यह खारा नीर क्योंकर देव अपेय, क्योंकर देव अपेय। अब इसमें देखो, अब इसमें काव्य दोष है, तो काव्य दोष की एक पंक्ति मैंने आपको यहाँ पर बताई है
तो इस काव्य दोष के माध्यम से आपको समझना होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर देखो, अब तो शब्दों को हमें ध्यान रखना है कि शब्दों का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर। तो ये जो पयोधर है, तो इस पयोधर का ना अर्थ वास्तविक रूप से इसका अर्थ क्या होता है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि इस पयोधर का मतलब वैसे तो क्या होता है, बादल होता है, लेकिन अब यहां पर शब्द में या फिर जो अर्थ में दोष उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर इस पयोधर का मतलब क्या बताया जा रहा है, तो इस पयोधर का मतलब यहां पर समुद्र कहा जा रहा है। इसको, इस पयोधर को क्या कहा जा रहा है, तो इसको समुद्र कहा जा रहा है। तो पयोधर का यह खारा नीर क्यों कर देव अपे, तो आपको पता होना चाहिए कि पयोधर, तो पय को धारण करने वाला, पय मतलब जल, धर मतलब धारण करने वाला, तो बादल को कहा जाता पयोधर। क्यों? क्योंकि जो बादल होते हैं उसी में तो जल रहता है, उसी में तो हम देखते हैं कि बादल उड़ते हैं, मतलब जो पानी बाष्प के रूप में रहता है तो बादलों में ही पाया जाता है। आ रहा समझ में? तो जल को धारण करने वाला पयोधर होता है, पय को धारण करने वाला पयोधर होता है, तो बादल को कहा जाता है पयोधर। लेकिन यहाँ पर पयोधर किसको कहा जा रहा है, तो यहाँ पर समुद्र को पयोधर कहा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये समुद्र को हम पयोधर कह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, काव्य दोष उत्पन्न होगा। आ रहा समझ में? तो हमें तो ये पढ़ने में आता है कि भैया पयोधर का मतलब बादल होता है, लेकिन अब यहाँ पर पयोधर किसको कह दिया, समुद्र को कह दिया, तो इसमें क्या होगा, काव्य दोष उत्पन्न होगा। अब हमको यहाँ पर पढ़ने में और सुनने में मजा नहीं आएगा कि अरे यार बादल को यहाँ पर जो पयोधर है तो पयोधर को समुद्र कैसे कह दिया, तो इससे क्या होगा, काव्य में दोष उत्पन्न होता है, तो इसे ही कहते हैं काव्य दोष। आ रहा समझ में? तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि पयोधर का यह खारा नीर और क्यों कर देव अपे, तो जब पयोधर का मतलब समुद्र का खारा पानी होता है तो ये कैसे अपेय है, फिर ये इसे पिया नहीं जा सकता। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें ऐसे काव्य में दोष उत्पन्न होगा, तो इसी को हम काव्य के दोष कहते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मुख्य रूप से काव्य के कितने दोष होते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग उसके प्रकार बताए हैं। अब इसमें हमको पढ़ना कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें काव्य के 3 दोषों के बारे में हमें पढ़ना है। काव्य के 3 दोषों के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये काव्य के 3 दोष कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर काव्य के 3 दोष। तो काव्य के मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं, जिसमें पहला हो जाता है यहाँ पर शब्द दोष। पहला दोष हो जाता है शब्द दोष, और दूसरा हो जाता है अर्थ दोष। दूसरा हो जाता है अर्थ दोष। तीसरा हो जाता है रस दोष। तीसरा हो जाता है रस दोष। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर काव्य के कितने दोष हो जाते हैं, तो काव्य के 3 दोष होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए काव्य के दोष कितने होते हैं, तो काव्य के 3 दोष होते हैं, एक शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष और तीसरा रस दोष। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही जब काव्य के गुण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो काव्य के गुण भी कितने होते हैं, तो काव्य के गुण भी 3 होते हैं। तो जो काव्य के गुण 3 होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर काव्य के दोष कितने होते हैं, तो 3 दोष होते हैं। अब यहाँ पर मैं यदि आपको इनका सरल अर्थ में बताऊं कि शब्द दोष का मतलब क्या हो जाता है, तो जब हम देखें कि शब्द के कारण जब दोष उत्पन्न होता है तो शब्द दोष कहलाता है। आ रहा समझ में? मतलब जो शब्द की आवश्यकता है उस शब्द का इस्तेमाल न करते हुए कोई दूसरा शब्द हम प्रयोग में ले आते हैं, तो वापस शब्द दोष हो जाता है। फिर इसके बाद अर्थ दोष क्या हो जाएगा, तो अर्थ दोष का मतलब हो जाता है कि जब हमें जो अर्थ समझना चाहिए वह अर्थ नहीं होता, बल्कि अर्थ कुछ और ही होता है, तो वहाँ पर अर्थ दोष हो जाता है, अर्थ का अपकर्ष होता है। फिर रस दोष किसे कहते हैं, तो जब हम काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस समय हमें रस में अपकर्ष होता है, मतलब रस में कमी होती है, हमें रस नहीं आता, मज़ा नहीं आता है काव्य को पढ़ने में, तो वहाँ पर ये रस दोष होता है। तो ऐसे हम ये 3 प्रकार के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं हम शब्द दोष को, ठीक है। तो अब देखिए इसमें शब्द दोष, पहला प्रकार देखिए इसमें शब्द दोष। अब शब्द दोष किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर, तो काव्य में जब अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण अर्थ का अपकर्ष होता है, उसे हम शब्द दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो शब्द दोष किसे कहा जाता है? तो जब काव्य में ठीक है, तो जब काव्य में ठीक है, तो जब काव्य में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा अर्थ का अपकर्ष होता है, तो उसे हम शब्द दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो जब हम कभी भी या कहीं पर भी शब्द जो होते हैं, अगर अनुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, तो अनुचित शब्दों का प्रयोग करने से क्या होगा कि अर्थ बदल जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, या उसी को ही कहते हैं हम कि अर्थ का अपकर्ष हो जाता है। तो ये आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये तो हुआ इसका अर्थ किसका? शब्द दोष का। अब शब्द दोष के बहुत सारे प्रकार बताएं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रकार आपको पढ़ना है जो शब्द दोष है। तो शब्द दोष के कुछ प्रकार आपको पढ़ना है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, शब्द दोष। तो इसके कुछ प्रमुख प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको जो लगभग एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहला प्रकार हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रकार हो जाता है श्रुति कटुत्व दोष। पहला हो जाता है श्रुति कटुत्व दोष। फिर इसके बाद में दूसरा हो जाता है च्युत, ठीक है, तो दूसरा हो जाता है च्युत संस्कृति दोष, ठीक है, ये दूसरा प्रकार हो जाता है च्युत संस्कृति दोष। और इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है न्यून पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। फिर इसके बाद में चौथा हो जाता है अधिक पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष। फिर इसके बाद में पांचवा हो जाता है अश्लील पदत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। इसके बाद फिर छठवा हो जाता है, छठवा प्रकार इसका क्लिष्ट, छठवा हो जाता है क्लिष्टत्व दोष। इसके बाद फिर अगला जाता है सातवां, तो सातवां प्रकार हो जाता है अप्रतितत्व, अप्रतितत्व दोष। और इसके बाद फिर अगला आ जाता है आठवां प्रकार इसका आक्रमत्व दोष, आक्रमत्व दोष। फिर इसके बाद में नौवां प्रकार आ जाता है इसका पुनरुक्ति प्रकार, पुनरुक्ति, अगला प्रकार है पुनरुक्ति दोष। और लास्ट आ जाता है इसका 10वां प्रकार ग्रामत्व या ग्राम्यत्व। ये ऐसा ग्राम्यत्व ऐसा भी मिलता है या फिर कहीं कहीं पर ये ग्रामत्व दोष भी हमें मिलता है। तो ये इसके प्रकार हमें पढ़ना है। तो ये बताया मैंने आपको शब्द दोष के प्रकार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। आगे अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो ज़्यादातर इन्हीं शब्द दोषों से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसके 10 प्रकार आपको हम पढ़ाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला देखिए इसमें शब्द दोष का पहला प्रकार, तो शब्द दोष का पहला प्रकार यहाँ पर हो जाता है श्रुति कटुत्व दोष। पहला प्रकार हो जाता है श्रुति कटुत्व दोष। अब श्रुति कटुत्व दोष का मतलब क्या हो जाता है? तो ये जितने भी प्रकार हैं शब्द दोष के, इनके सब में इनका अर्थ छुपा हुआ होता है। ये जो प्रकार हैं इनके प्रकार में जो इसकी हेडिंग है तो कहीं ना कहीं इसमें इसका अर्थ छुपा हुआ होता है। कैसे? तो जैसे हम अब यहाँ पर देखें कि जैसे जो श्रुति कटुत्व लिखा है, तो श्रुति का मतलब क्या हो जाता है? तो श्रुति का मतलब हो जाता है सुनना, और कटुत्व का मतलब क्या होता है? जो सुनने में कड़वा लगे है। श्रुति का मतलब क्या हो जाता है?
तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, और कटुत्व का मतलब क्या हो जाता है, जो कड़वा लगे। तो कड़वा तो लगेगा नहीं, टेस्ट तो कोई आएगा नहीं, लेकिन सुनने में हमें कठिन लगते हैं, इसे हम कहते हैं श्रुति कटुत्व। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह होता है कि काव्य में जब ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में कठिन लगते हैं, ऐसे दोष को हम श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब क्या होता है देखिए, श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं, तो जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में कठिन लगते हैं, जो सुनने में कठिन लगते हैं, ऐसे शब्दों को हम या ऐसे दोष को हम श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो श्रुति कटुत्व दोष का मतलब क्या हो जाता है कि वह दोष, या जब हम काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें सुनने में बहुत कठिन लगते हैं, तो ऐसे दोष को हम श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जो सुनने में बहुत कठिन लगता है, पढ़ने में भी कठिन लगता है, तो ऐसे शब्दों को हम श्रुति कटुत्व कहते हैं। और ऐसा जब दोष आता है काव्य में तो उसको श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो उदाहरण यहाँ पर आ जाता है, देखो, ठीक है, उदाहरण यहाँ पर आता है कि पर क्या न विषयोत्कृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता। ठीक है, तो जब काव्य में इस प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं तो क्या हम इन शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं? नहीं, पढ़ेंगे तब भी हमें कठिन लगेगा, और यदि हम इनको सुनेंगे तब भी हमें कठिन लगेंगे। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं श्रुति कटुत्व। और अगर ऐसा दोष है काव्य में तो ऐसे दोष को श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। आप एक बार इसको पढ़कर देखिए, आपको पढ़ने में कठिन लगेगा। ये पढ़कर देखिए, पर क्या ना विषयोत्कृष्टता। अब जैसे विषयोत्कृष्टता बोलते हैं तो अगर 2-4 बार बोलोगे तो बोलते बोलते भूल जाओगे अपन क्या बोल रहे थे। बोल कर देखो इसको, विषयोत्कृष्टता विषयोत्कृष्टता 2-4 बार बोलेंगे तो हम ही भूल जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे कठिन शब्द का प्रयोग किया जाता है काव्य में जो हमको सुनने में भी कठिन लगते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? शब्द दोष तो कहते हैं, लेकिन शब्द दोष का कौन सा प्रकार? श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसा वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें शब्द दोष का कौन सा प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें श्रुति कटुत्व दोष होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार आ जाता है इसका शब्द दोष का दूसरा प्रकार है च्युत संस्कृति दोष। ठीक है, दूसरा प्रकार हो जाता है च्युत संस्कृति दोष। अब ये क्या होता है च्युत संस्कृति दोष? तो यहां पर देखो, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये च्युत का मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब होता है हटना। ठीक है, या हटाना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो हटना, और यहाँ पर संस्कृति का मतलब क्या हो जाता है? तो यहाँ पर संस्कृति का मतलब होता है व्याकरण। अब हमें यहाँ पर संस्कृति से मतलब हमारी संस्कृति नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? व्याकरण की। तो जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो व्याकरण सम्मत नहीं होते या जो व्याकरण के विरुद्ध होते हैं, ऐसे दोष को हम च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो जब काव्य में व्याकरण, जब काव्य में
व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह च्युत संस्कृति दोष होता है। इसमें क्या होगा कि जब काव्य में हम कोई भी शब्द लिखेंगे तो ये कैसे होगा, व्याकरण के विरुद्ध होगा, ठीक है, व्याकरण के नियम अनुसार नहीं होगा, तो वहां पर ये च्युत संस्कृति दोष होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब काव्य में व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर यह दोष होता है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अगला देखिए इसमें इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण कैसे आ जाता है, देखिए इसमें उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण मैंने लिखा यहां पर कि मैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं यहां पर कि क्षण भर, ठीक है, क्षण भर रहा उजाला में। अब यहां पर यदि अपन बोले कि क्षण भर रहा उजाले में, तो यहां पर गलत क्या है, व्याकरण सम्मत क्या इसमें शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें एक शब्द गलत है, कौन सा, यहां पर उजाला। ये उजाला यहां पर व्याकरण के अनुसार सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होना था, तो यहां पर होना था उजाले, उजाले के स्थान पर क्या होना था, उजाले होना था, ठीक है। तो जबकि यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है, तो उजाला का, तो जो कि उजाला शब्द यहां पर सही नहीं है। इस कारण यहां पर व्याकरण की दृष्टि से शब्द सही न होने के कारण, व्याकरण सम्मत न होने के कारण इसमें कौन सा दोष होता है, ये च्युत संस्कृति दोष होता है। तो एग्जाम में ऐसे उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा दोष होता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है शब्द दोष का न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष, और जो न्यून पदत्व दोष होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो जब काव्य में या तो शब्दों की कमी रखी जाती है या एक से अधिक शब्दों की कमी होती है, या तो एक शब्द कम होगा या फिर एक से अधिक शब्द की भी कमी वाक्य में हो सकती है। तो जब इस प्रकार से किस काव्य में शब्दों की कमी होती है, या तो एक शब्द की कमी होगी या फिर एक से अधिक शब्दों की कमी होती है, तो वहाँ पर यह न्यून पदत्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्या होता है देखिए, तो जब काव्य में एक या अधिक पद की कमी होती है तो उसे हम, ठीक है, तो उसे हम न्यून पदत्व दोष कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम, ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई हम वाक्य लिख रहे हैं और लिखते लिखते क्या होता है कि उसमें कुछ शब्द हम छोड़ देते हैं या छूट जाता है, तो वहाँ पर यह न्यून पदत्व दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब कैसे, मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे एक उदाहरण देखिए यहाँ पर इसका, ठीक है, इसका उदाहरण देखिए। अब उदाहरण मैंने लिखा कि ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि गुरु, फिर गोविंद ने लिखा, गोविंद मैंने छोड़ दिया, तो इसमें क्या हो रहा है अब यहाँ पर, तो इसमें हम देख रहे हैं कि गुरु
गोविंद दोऊ खड़े और काहे के लागू पाए, ये लिखना था हमको, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा है हमने? तो हमने यहाँ पर गोविंद नहीं लिखा, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना था? फिर हमको यहाँ पर गोविंद लिखना था। और जब हमने यहाँ पर गोविंद नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें न्यून पदत्व दोष होता है, मतलब इसमें एक पद छूट गया है। तो जब हम एक या अधिक पद, ठीक है, तो जब काव्य में एक या अधिक पद की कमी होती है तो उससे हम न्यून पदत्व दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ फ्रेंड? तो ऐसे ही कई बार हो जाता है कि हम जब भी लिखते हैं तो लिखते लिखते छूट जाता है, ठीक है। तो जो लिखते लिखते कोई भी पंक्ति में कोई भी पद छूट जाता है तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें दूसरा अगला प्रकार देखिए, चौथा प्रकार। चौथा प्रकार हो जाता है अधिक पदत्व दोष। चौथा प्रकार हो जाता है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष। अब अधिक पदत्व दोष किसे कहा जाता है? तो अब इसका उल्टा है, किसका? जो न्यून पदत्व दोष था उसका उल्टा है अधिक पदत्व दोष। कैसे? तो इसमें हम देखेंगे कि जब काव्य में एक या अधिक शब्द, ठीक है, अनावश्यक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं तो वहां पर ये अधिक पदत्व दोष होता है, जबकि जो एक शब्द उपयोग में लाया जाता है उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। अगर उस शब्द को हटा भी दिया जाए तो उसका अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब पद में या जब वाक्य में या जब काव्य में एक या अधिक पद का प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिक पदत्व दोष कहते हैं। यदि इसमें से उस पद को, यदि इस पद में, यदि इस वाक्य में या काव्य में से इस पद को हटा भी दिया जाए तो उस पर, वाक्य पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जब काव्य में एक या अधिक पद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। और यदि अनावश्यक पद को हटा भी दिया जाए, अनावश्यक, ठीक है, पद को हटा दिया जाए, अनावश्यक पद को हटा दिया जाए तो भी अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भी अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कैसे? तो देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि यदि अनावश्यक पद को हटा भी दिया जाएगा तो इसमें होता क्या है? तो जब हम देखेंगे कि काव्य में कई बार होता है कि हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और उन शब्दों को यदि वहाँ से हटा भी दिया जाए तो उसका अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अधिक पदत्व का मतलब क्या हुआ कि जब काव्य में एक या अधिक पद का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। और जो अनावश्यक पद है यदि उसको हटा भी दिया जाए तो उसका अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। उदाहरण, ठीक है। तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि पुष्प पराग, अगला उदाहरण देखिए इसमें कि पुष्प पराग रंग कर भ्रमर, नहीं, पुष्प पराग भ्रमर रंग कर, भ्रमर रंग कर गुंजारता है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? तो पुष्प पराग, नहीं यार उल्टा लिख दिया, पुष्प पराग रंग कर भ्रमर, ठीक है, रंग कर भ्रमर गुंजारता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होगा यहाँ पर? तो इसमें हम देख रहे हैं कि पुष्प पराग रंग कर भ्रमर गुंजारता है।
मतलब जो भंवरा होता है, तो भंवरा जो फूल का पराग होता है उस पराग में रंग जाता है। तो आपने देखा होगा कि फूलों में जो पराग होता है उस पराग में यदि हम भी हाथ लगाएंगे तो हमारे भी हाथ हो सकता है कि वो जैसे कलर का पराग है, पीले कलर का है तो हमारे हाथ पीले हो जाते हैं, अगर रेड कलर का पराग है तो हमारे हाथ रेड कलर के होता है। जैसे पराग का रंग होगा वैसे हमारे हाथ में वह कलर आ जाता है। तो ऐसे इसमें कहा जा रहा है कि जो पराग है उस पराग से रंग कर जो भंवरा होता है वह गुंजाता है। अब यहाँ पर जो पुष्प शब्द है, ये पुष्प शब्द का इसमें अनावश्यक प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो पुष्प शब्द है इसका अनावश्यक प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से यदि हम इसे हटा भी दें, किसको, पुष्प को, यदि यहाँ से हम वाक्य में से इसको हटा भी देते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा समझ में, इसका वह अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर काव्य में एक या उससे अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ये अधिक पदत्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका चौथा प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रकार, अगला देखिए इसमें पांचवा प्रकार। तो पांचवा प्रकार हो जाता है अश्लीलत्व, अश्लीलत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। अब ये क्या होता है अश्लीलत्व दोष? तो अश्लीलत्व जो शब्द बना है ये किससे बना है? अश्लील से। आ रहा समझ में, यहाँ पर जो अश्लीलत्व दोष लिखा हुआ है तो जो अश्लीलत्व शब्द है यह किससे मिलकर बना है? अश्लील से। तो एक अश्लील होता है, एक सलील होता है, दोनों में अंतर होता है। तो जो अश्लील होता है का मतलब होता है जो देखने में, सुनने में, बोलने में खराब हो, गंदा हो या घृणाजनक हो, तो उसे हम कहते हैं अश्लील। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एक होता है सलील और एक होता है अश्लील। तो अश्लील मतलब, जो सलील शब्द होता है, सलील मतलब होता है अच्छा, और जो अश्लील होता है ये होता है बुरा। तो बुरा कैसे? तो देखने में बुरा हो, सुनने में बुरा हो, कैसे भी, हर मामले में बुरा हो तो उसे हम कहते हैं अश्लील। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि जो देखने में, सुनने में, इसमें घृणाजनक हो तो उसे कहा जाता है अश्लील। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे वाक्यों में? तो अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है अश्लील दोष का। तो अश्लीलत्व दोष का मतलब हो जाता है कि जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमें घृणा, लज्जा आती है, तो ऐसे दोष को हम अश्लीलत्व दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि जब काव्य में, ये इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड। ठीक है, तो जब काव्य में घृणाजनक, लज्जाजनक, ठीक है, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अश्लील दोष कहते हैं, तो या अश्लीलत्व दोष कहते हैं। मतलब क्या होगा कि जब काव्य में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो जिनको सुनकर ही हमें घृणा होने लगे। आ रहा समझ में? जिनको सुनकर हमें या पढ़कर हमें लज्जा आने लगे, तो वहां पर ये अश्लीलत्व दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें, तो उदाहरण हमने लिखा यहां पर, जैसे कि एक तो हो जाता है कि जैसे रावण की सभा में, ठीक है, तो हमने बोला कि रावण की सभा में अंगद का पाद, एक तो ये आता है इसका उदाहरण, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, अब यहाँ पर जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे रावण की सभा में, उदाहरण यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण, रावण की सभा में अंगद का पाद। ठीक है, अब यहां पर देखो, रावण की सभा में अंगद का पाद। अब इसमें
कैसे घृणाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब काव्य में घृणाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। तो अब यहाँ पर देखो जो पाद शब्द है, तो पाद शब्द का वैसे तो होता है क्या, पैर होता है, लेकिन हम यहाँ पर पैर की जगह और कोई दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पर ये जो पाद होता है इसको सुनते से हमारे मन में घृणा होने लगती है। तो ये इसमें कौन सा दोष हो जाता है, इसमें अश्लीलत्व दोष होता है। तो जो कि एक गंदी वायु होती है, अर्थ समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पाद कैसी होती है, गंदी वायु होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा दोष हो जाता है, अश्लीलत्व दोष होता है। इसका एक उदाहरण मैं और आपको बताता हूँ, जिससे आपको पढ़कर या सुनकर ही घृणा होने लगती है, कि जैसे थूक कर मत चाटो, थूक कर मत चाटो, वचन पर कायम रहो, वचन पर कायम रहो, वचन पर कायम रहो। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि थूक कर मत चाटो, वचन पर कायम रहो। तो अब यहाँ पर जो शब्द है थूक कर, तो ये कैसा शब्द है, ये घृणाजनक शब्द है। ये कैसा शब्द है, ये घृणाजनक है। जैसे उधर जो पाद शब्द था तो वह घृणाजनक था, ऐसे ही यहाँ पर जो थूक कर शब्द है तो यह भी कैसा है, तो यह भी घृणाजनक शब्द होता है। इसको सुनते से ही या पढ़ते से ही हमारे मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, तो इसमें दोष हो जाता है अश्लीलत्व दोष। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, आ रहा समझ में। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें अगला प्रकार आता है छठवां प्रकार। तो छठवां प्रकार हो जाता है क्लिष्टत्व दोष। अगला जाता है छठवां दोष, क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, अब क्लिष्टत्व दोष नाम से स्पष्ट है, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन। ठीक है, तो जब हमें काव्य में किसी भी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता या तुरंत समझ में नहीं आता, ऐसे दोष को हम क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। इसमें क्या होगा कि काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जिसका अर्थ हमें तुरंत समझ में नहीं आता, कुछ समय बाद हमें समझ में आता है, तो वहाँ पर ये क्लिष्टत्व दोष होता है। ठीक है, तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, यहाँ पर जो क्लिष्ट शब्द है तो क्लिष्ट का मतलब ही होता है कठिन। ठीक है, तो देखिए इसमें जब वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता, जिनका अर्थ तुरंत समझ नहीं आता। ठीक है, ऐसे दोष को हम क्लिष्टत्व दोष कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्लिष्टत्व दोष कैसा दोष होता है, तो जब हम वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका हमें तुरंत अर्थ समझ में नहीं आता, थोड़ी देर बाद अर्थ हमें समझ में आता है, तो वहां पर ये क्लिष्टत्व दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं, तो जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए इसके पीछे एक उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण बताता हूं आपको। तो यहां पर ये मैंने लिखा उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण लिखा मैंने कि अहि रिपु पति प्रिय, अहि रिपु पति प्रिय सदन, मुख तेरो रमणीय, मुख तेरो रमणीय। अब देखो इसके पीछे कितना अर्थ छुपा हुआ है। इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं रहा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ हमें तुरंत समझ में नहीं आता, हमको उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको जानने के लिए पहले जो 4, 5, 6 शब्द हैं उनका पहले अर्थ हमको जानना होगा, तब हमें उसका अर्थ समझ में आता है। तो कैसे, इसको देखो आप। देखो अहि का मतलब क्या होता है, अहि का मतलब होता है सर्प।
क्या होता है? सर्प। रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु। पति का मतलब क्या होता है? स्वामी। प्रिय का मतलब क्या होता है? अब जिसको भी अपन प्रिय, जिसको चाहते हैं या अर्धांगिनी होती है, प्रेमिका होती है, उसको अपन कहते हैं प्रिय। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिय मतलब यहाँ पर माता लक्ष्मी की बात होती है। और जो सदन होता है, सदन का मतलब वैसे क्या होता है? स्थान होता है या घर होता है। ठीक है, अब देखो तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? आप अही, अही मतलब सर्प और रिपु मतलब शत्रु। तो सांप का शत्रु कौन होता है बोलो? बाज। सांप का शत्रु कौन होता है? बाज, या इसी बाज को हम क्या कहते हैं? गरुड़ कहते हैं। फिर इसके बाद में गरुड़ का स्वामी कौन है? तो गरुड़ का स्वामी भगवान विष्णु। कौन है गरुड़ का स्वामी? भगवान विष्णु। मतलब कि गरुड़ की सवारी कौन करते हैं? तो भगवान विष्णु करते हैं। फिर इसके बाद में आगे है प्रिय। तो भगवान विष्णु की प्रिय कौन है? तो विष्णु प्रिया किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जो लक्ष्मी जी होती है, तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है विष्णु प्रिया। अब जो विष्णु प्रिया है मतलब माता लक्ष्मी है, तो माता लक्ष्मी का स्थान कहाँ होता है? माता लक्ष्मी का घर कहाँ पर होता है? तो कमल पर होता है। माता लक्ष्मी का घर कहाँ पर होता है? उनका सदन कहाँ पर होता है? उनका स्थान, उनका आसन किस पर होता है? तो कमल पर होता है। अब फिर यहां पर कहा जा रहा है कि कमल जैसा तेरा मुख है, ऐसी तारीफ कर रहे हैं अपन। तो कमल जैसा मुख है, तो सीधी एक लाइन में बोल देते भैया कि कमल जैसा तेरा मुख है, लेकिन नहीं, यहां पर क्या कहा जा रहा है? तो यहां पर बातों को बहुत घुमा फिरा कर कहा जा रहा है, बहुत घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। एक कमल शब्द का अर्थ निकालने के लिए पहले क्या किया? तो पहले तो सर्प बताया, फिर सर्प का शत्रु गरुड़, फिर गरुड़ के स्वामी भगवान विष्णु, फिर भगवान विष्णु की प्रिया कौन? तो माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी का वास मतलब माता लक्ष्मी का स्थान या माता लक्ष्मी का आसन क्या होता है? तो कमल होता है। और इस कमल जैसा तेरा मुख है जो बहुत सुंदर है। एक इतना सा अर्थ बताने के लिए ये इतना बड़ा अर्थ हमें पीछे जानना पड़ता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्लिष्टत्व दोष। आ रहा समझ में? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम, ठीक है, तो जब हम काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ हमें तुरंत पता नहीं चलता, बहुत देर बाद समझ में आता है, तो वहां पर एक क्लिष्टत्व दोष होता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लिष्टत्व दोष भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है यहां पर, देखिए अगला प्रकार सातवां। तो सातवां प्रकार देखिए यहां पर आक्रमत्व दोष। आक्रमत्व दोष। अब आक्रमत्व दोष क्या होता है? तो जब काव्य में शब्दों को क्रम से नहीं लिखा जाता, तो ऐसे दोष को अक्रमत्व दोष कहते हैं। आ रहा समझ में? इसमें क्या होगा कि शब्दों को कहीं कहीं पर लिखना हम भूल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब काव्य में लिखते समय कुछ शब्दों को आगे पीछे लिख दिया जाता है, क्रम बिगाड़ दिया जाता है या क्रम बिगड़ जाता है, तो उसे हम अक्रमत्व दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। कैसे? ये देखिए, तो जब काव्य में शब्दों का प्रयोग, जब काव्य में शब्दों का प्रयोग, जब काव्य में शब्दों का प्रयोग क्रम के अनुसार नहीं होता, क्रमानुसार नहीं होता, क्रमानुसार नहीं होता, तो उसे हम अक्रमत्व दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब काव्य में हम शब्दों को लिखते हैं और इन शब्दों का क्रम बिगड़ जाता है या इनका ठीक से क्रम नहीं होता, तो ऐसे दोष को हम अक्रमत्व दोष कहते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि जब काव्य में शब्दों का प्रयोग क्रम के अनुसार नहीं होता है या क्रमानुसार नहीं होता है, तो उसे हम शब्द दोष, उसे हम ये आक्रमत्व दोष कहते हैं। क्योंकि जो आक्रमत्व है तो इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग क्या हो जाएगा? आ अलग लिख दिया और क्रम अलग लिख दिया। तो क्रम मतलब एक निश्चित क्रम होता है और आ लिख दिया तो अक्रम हो गया। मतलब जिसका क्रम ना हो तो वह होता है आक्रम। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूं।
जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा एक उदाहरण लिखा मैंने कि मुदित महीपति मंदिर आए, ठीक है, ऐसा अपने को लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है। फिर इसके बाद में अगला हमने लिखा यहां पर, अगला हमने लिखा यहां पर अब इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, तो देखो जब हम इसको पढ़ते हैं, ये चौपाई है तुलसीदास जी की चौपाई है, रामचरितमानस में लिखी हुई है कि मुदित महीपति मंदिर आए, ये सही होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, तो यहाँ पर लिख दिया कि मंदिर मुदित महीपति आए, तो ये गलत है। आ रहा समझ में? तो हमने यहाँ पर क्या हुआ कि क्रम इसका आगे पीछे कर दिया। तो जब यहाँ पर इसका क्रम अगर बिगड़ जाता है, जैसे ये जो शब्द था मुदित, ये मुदित पहले आना था, यहाँ पर आना था पहले ये मुदित, तब जाकर ये सही होता। तो मुदित महीपति मंदिर आए और सचिव सेवक सुमंत बुलाए, तो जब यहाँ पर मुदित यहाँ पर आता पहले, फिर महीपति पहले आता, बाद में मंदिर आता, तब जाकर यह चौपाई सही होती। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोष है, जब यहाँ पर इसका क्रम बिगड़ गया है शब्दों का, तो शब्दों का क्रम बिगड़ गया है, तो इसलिए इसमें यह अक्रमत्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एग्जाम में ऐसे आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा दोष है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब इसको यदि हम सही करेंगे तो सही कैसा होगा, तो सही होगा कि मुदित महीपति मंदिर आए, सचिव सेवक सुमंत बुलाए, तब जाकर यह चौपाई सही होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला, तो ये यहाँ पर 7वां प्रकार इसका समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका 8वां प्रकार, तो 8वां प्रकार इसका क्या होता है, तो देखिए इसमें 8वां प्रकार होता है पुनरुक्ति। 8वां प्रकार हो जाता है पुनरुक्ति दोष। ठीक है, 8वां प्रकार हो जाता है पुनरुक्ति दोष। अब पुनरुक्ति दोष को पढ़ने से पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि पुनरुक्ति का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम इसको अलग अलग कभी करें तो पुनः धन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाता है। तो पुनः मतलब फिर से, पुनः का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से, और उक्ति का मतलब कहा गया है या जो बोला गया है। ठीक है, उक्ति का मतलब होता है कहा गया या बोली या वाणी, ये उक्ति का अर्थ होता है। तो अब यहाँ पर फिर इसका एक कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा पुनरुक्ति दोष का, तो जब काव्य में समान अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पुनः या उसे हम पुनरुक्ति दोष कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए फ्रेंड इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल अर्थों में, तो सरल अर्थों में इसका देखिए क्या हो जाएगा प्रयोग, तो जब काव्य में, ठीक है, जब काव्य में समान अर्थ वाले शब्दों का, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग पुनः अनावश्यक रूप से किया जाता है तो उसे हम पुनरुक्ति दोष कहते हैं। तो पुनरुक्ति दोष का मतलब क्या हो जाता है, तो जो आपको बताया मैंने यहाँ पर पुनः धन उक्ति मतलब पुनः मतलब फिर से, और उक्ति मतलब जो कहा गया था। तो क्या होता है कि जब काव्य में जो समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं, तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों का जब पुनः उनका अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है या उनका प्रयोग पुनः अनावश्यक रूप से किया जाता है तो उसे हम पुनरुक्ति दोष कहते हैं। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी पंक्ति लिखते हैं, तो कोई भी जब पंक्ति लिखते हैं तो क्या होता है कि एक ही अर्थ रखने वाले शब्दों को हम बार बार रिपीट कर देते हैं, तो
तो वहां पर कौन सा दोष हो जाता है, ये पुनरुक्ति दोष होता है। तो एक इसका उदाहरण देखिए जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए इसका उदाहरण, इसका हो जाता है उदाहरण। तो इसका उदाहरण यहां पर देखिए, जैसे कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन, अच्छे लगते मधुर वचन। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मधुर वचन होते हैं, कोमल वचन होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। फिर इसमें रिपीट हो रहा है डबल से कि अच्छे लगते हैं मधुर वचन। तो अब यहाँ पर जैसे भाते और अच्छे लगते, तो भाते और अच्छे लगते यहाँ पर दोनों का अर्थ समान है, ठीक है, दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, समान है। भाना और अच्छा लगना ये दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस आधार पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊपर शब्द का प्रयोग हुआ है वही यहाँ पर नीचे भी शब्द का प्रयोग किया गया। नीचे की लाइन में यह शब्द रिपीट हुआ है, पुनः इस शब्द का प्रयोग किया गया जो कि अनावश्यक है। तो जब ऐसा हम देखते हैं कि शब्दों का अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है काव्य में, तो वहां पर यह पुनरुक्ति दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्या होगा, तो एग्जाम में आपको ऐसी पंक्ति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा दोष होगा। तो हमें कैसे समझ में आएगा काव्य का कौन सा दोष है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें अगर यह शब्द आया यहाँ पर और अगर वही सेम अर्थ, वही समान अर्थ वाला शब्द अगर रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाना कि वहां पर पुनरुक्ति दोष होता है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पुनरुक्ति दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भाते शब्द था वही यहाँ पर अच्छे शब्द आ गया, अर्थ दोनों का समान था, दोनों के एक ही अर्थ होते थे, दोनों के एक ही अर्थ है और ये रिपीट हुआ है, मतलब दोबारा आया है, पुनः आया है, इसलिए इसमें कौन सा दोष हो जाता है, ये पुनरुक्ति दोष होता है। ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें अगला प्रकार आ जाता है ग्रामत्व या ग्राम्यत्व। 9वां प्रकार आ जाता है, देखिए यहाँ पर अगला आ जाता है ग्रामत्व या ग्राम्यत्व। ये दोनों ही शब्द हमको मिलते हैं, ग्रामत्व या ग्राम्यत्व दोष। तो ग्रामत्व या ग्राम्यत्व दोष किसे कहा जाता है, तो इसमें देखिए बाब, तो किसे कहते हैं ग्राम्यत्व दोष। सीधी सरल भाषा में आपको याद रखना है कि जब काव्य में ग्रामीण या गवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम ये ग्रामत्व या ग्रामत्व दोष कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब काव्य में गवारू या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम ग्रामत्व या ग्राम्यत्व दोष कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब काव्य में ग्रामीण शब्द का या गवारू शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर एक ग्रामत्व दोष होता है या ग्राम्यत्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए एक उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखो, उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि मुंड मुकुट सोहत गोपाल। अब इसका मतलब क्या है, तो जो मुकुट है तो मुकुट गोपाल के मस्तक पर, सिर पर अच्छा लगता है, लेकिन अब यहाँ पर यह जो मुंड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुंड का मतलब क्या होता है, अपनी गर्दन। आ रहा समझ में, तो यहाँ पर जो मुंड शब्द का प्रयोग किया गया ये कैसा है, ये ग्रामीण शब्द है या ये गवारू शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है ये ग्रामत्व दोष। इस शब्द के स्थान पर यहाँ पर जो मुंड शब्द है इसके जगह हमको किस शब्द का इस्तेमाल करना था,
कौन से शब्द का उपयोग यहाँ पर करना था हमें, तो इसके स्थान पर हमें मस्तिष्क शब्द का उपयोग करना था तो और अच्छा रहता, या सिर पर अपन लिख देते हैं या मस्तिष्क लिख देते हैं, ठीक है, मस्तिष्क लिख देते हैं या फिर हम सिर लिख देते हैं तो फिर यह सही होता। लेकिन इसकी जगह किसका प्रयोग किया है हमने, मुंड का। तो मुंड मुकुट सोहत गोपाल, गोपाल के सिर पर, गोपाल के मुंड पर ये मुकुट अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है ये कैसा शब्द है, ये ग्रामीण शब्द है। आ रहा समझ में, ये गवारू शब्द है, इसलिए इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, ग्रामत्व दोष होता है। ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये होता है कि जब काव्य में क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ये ग्रामत्व दोष होता है। आ रहा समझ में। तो ये उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जो भी क्षेत्रीय बोलियाँ होती हैं, अगर क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है तो वहाँ पर ये ग्रामत्व दोष होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जैसे अपन बोलते हैं कि बुंदेली में बोलते हैं कि तुम का खा रहा हो, अब तुम का खा रहा हो तो या का खा रहा हो मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रामीण शब्द हो जाता है। तो इसलिए इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, ग्रामत्व दोष होता है। अब जैसे मालवी की अपन बात करें तो मालवी में अपन बोल देते हैं कि तम, ऐसे बोलते हैं वो लोग कि जैसे तम कहाँ जा रहा हो। अब तम कहाँ जा रहा हो जब अपन इस प्रकार से बोल रहे हैं मालवी में तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, ग्रामत्व दोष होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब काव्य में ऐसे ग्रामीण शब्दों का या फिर क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ये ग्रामत्व दोष होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर ये शब्द दोष का 9वां प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए 10वां प्रकार। अब यहाँ पर देखिए इसका 10वां प्रकार हो जाता है अप्रतित्व। अगला आ जाता है अप्रतित्व दोष। और जो अप्रतित्व दोष होता है तो अप्रतित्व दोष का मतलब क्या हो जाता है, तो जब काव्य में शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ये अप्रतित्व दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब काव्य में, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको याद रखना है फ्रेंड, जब काव्य में शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ये अप्रतित्व दोष होता है। तो अप्रतित्व दोष का मतलब क्या हो जाएगा कि जब काव्य में शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब जो इस शब्द का प्रयोग करेगा तो लगभग उसी को पता रहेगा, बाकी दूसरे लोग जो सामान्य लोग होते हैं उनकी समझ से परे हो जाते हैं ये अर्थ। तो इसलिए इसमें कौन सा दोष हो जाता है, तो इसमें अप्रतित्व दोष होता है। तो अब देखिए शास्त्रीय शब्दों का कैसा प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण अपन ने लिखा, ठीक है, एक उदाहरण मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा कि तत्व ज्ञान पाकर, ठीक है, तत्व ज्ञान पाकर सभी आशय हुए, ठीक है। तो तत्व ज्ञान पाकर सभी आशय हुए दलित। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि तत्व ज्ञान पाकर सभी आशय हुए दलित, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि जो आशय शब्द का प्रयोग किया गया ये बहुत ही शास्त्रीय शब्द है। तो शास्त्रीय शब्द यहाँ पर आशय का अर्थ वैसे क्या हो जाता है, तो वैसे इसका अर्थ हो जाता है कि अर्थ। आशय का अर्थ वैसे क्या होता है, जो आशय शब्द होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ। लेकिन यहां पर जो आशय शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर इसका मतलब होता है वासना। यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाता है, यहां पर इसका अर्थ हो जाता है वासना। तो इसमें पंक्ति में कहा जा रहा है कि तत्व ज्ञान पाकर सभी आशय हुए दलित। तो जितने भी दलित थे सब कैसे हो गए, ये सब वासना में लिप्त हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि तत्व ज्ञान पाकर
सभी, ठीक है, तत्व ज्ञान पाकर आश्रय हुए सभी दलित, ऐसा आपको ध्यान रखना था। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जिस पंक्ति में ये कहा जा रहा है कि जो आश्रय शब्द होगा, तो इस आश्रय शब्द का अर्थ होता है, वैसे तो अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वासना बताया गया है, और जब वासना बताया गया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये अप्रतित्व दोष होता है। मतलब यहाँ पर जो आश्रय शब्द है इसका अर्थ ये शास्त्रीय अर्थ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो जब काव्य में ऐसे शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर ये कौन सा दोष हो जाता है, अप्रतित्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में फिर ऐसे इसका एक उदाहरण और आता है कि विस्मय, अगला उदाहरण और आता है कि जैसे विस्मय, विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को देत, अमृतन को देत। देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यहाँ पर जो विस्मय शब्द है, ठीक है, तो विस्मय शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं। तो विस्मय शब्द का वैसे तो विष का अर्थ क्या होता है, जल, सॉरी विश्व का अर्थ, विष का अर्थ क्या हो जाता है, जहर। वैसे यहाँ पर अगर विष का अर्थ हम निकालते हैं तो ये विष का अर्थ क्या हो जाता है, जहर। हम तो यही समझते हैं कि विष का अर्थ होता है जहर, लेकिन यहाँ पर जो विष शब्द है, इस विष शब्द का अर्थ क्या निकाला गया है, तो यहाँ पर इस विष शब्द का अर्थ निकाला गया है जल। आ रहा समझ में? तो जल में यह गोदावरी अमृतन को देत, मतलब कि जो गोदावरी नदी है जो जलमय है, इसका जल बहुत अच्छा है, और ये अमृतन को देन मतलब ये अमृत का समान इसका जल है गोदावरी का। तो यहाँ पर अब देखो इसमें कितना शास्त्रीय अर्थ प्रयुक्त हुआ है कि जो विष शब्द है, तो विष का अर्थ हम यही समझते हैं कि जहर होता है, लेकिन यहाँ पर जो विष शब्द है उसका क्या मतलब है, जल। ये ऐसे शास्त्रीय शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है जिसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं, तो वहाँ पर ये अप्रतित्व दोष होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई दोष होता है किसी पंक्ति में तो इसमें ये अप्रतित्व दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शब्द दोष था, तो शब्द दोष के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार यहाँ पर समाप्त हुए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, ठीक है। जैसे आचार्य विश्वनाथ के बारे में मैंने बताया था, और जो आचार्य मम्मट थे उनके आधार पर बताया था कि उन्होंने 37 प्रकार इसके बताए थे। तो इतने अपने को नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादा अभी तक पूछे गए हैं, और आगे भविष्य में भी जो आपकी परीक्षाएं होगी जो पूछे जाएंगे तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रकार है, इसमें से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं में से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है। तो ये पहला प्रकार समाप्त हुआ किसका, जो काव्य दोष होता है उसका। तो काव्य दोष के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक होता है शब्द दोष, दूसरा होता है अर्थ दोष, और तीसरा होता है रस दोष। तो पहला प्रकार समाप्त हो चुका है। अब दूसरा प्रकार हम शुरू करते हैं, अर्थ दोष। काव्य का दूसरा दोष होता है अर्थ दोष, ठीक है, दूसरा होता है अर्थ दोष। अब अर्थ दोष किसे कहते हैं ये देखिए इसमें। तो अब इसका मतलब क्या है अर्थ दोष का, और अर्थ दोष का सीधा सा अर्थ आपको ध्यान रखना है कि कभी जब जिन भावों को प्रकट करना चाहता है और उसके विपरीत अगर अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ ये अर्थ दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो अर्थ बताना चाहते हैं लोग उस अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं और उसका अर्थ दूसरा समझ जाते हैं, तो वहाँ पर भी कौन सा दोष हो जाता है, ये अर्थ दोष होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो सीधी सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जब कभी जिस भाव को प्रकट करना चाहता है और उसके विपरीत अर्थ प्रकट होता है तो उसे हम अर्थ दोष कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि कवि जिस भाव से या कवि जिस विचार से जो अर्थ प्रकट करना चाहता है
ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसके विपरीत अर्थ प्रकट होता है तो वहां पर ये अर्थ का दोष होता है, इसलिए इसको अर्थ दोष कहते हैं। ये काव्य का दूसरा दोष होता है। अब ये कैसे, तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, इसमें उदाहरण इसका आ जाता है एक अर्थ दोष का। उदयगिरी, उदाहरण है यहां पर उदयगिरी उदयगिरी से पिनाकी का टंकार बोला। ठीक है, उदयगिरी से पिनाकी का टंकार बोला। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी से पिनाकी का कहीं टंकार बोला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पिनाकी का कहीं टंकार बोला, ऐसा है। तो उदयगिरी से पिनाकी का कहीं टंकार बोला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें दो अर्थ इसके निकलेंगे। देखो, तो यहाँ पर जो पंक्ति है इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि पिनाकी का मतलब क्या है, पिनाकी का मतलब हो जाता है यहाँ पर भगवान शंकर, और उदयगिरी क्या है, तो उदयगिरी यहाँ पर एक पर्वत बताया जा रहा है। तो इस पंक्ति में यह बताया जा रहा है कि उदयगिरी एक पर्वत है और इस उदयगिरी पर्वत से संबंध है किसका, भगवान शंकर का। ये इसमें इस पंक्ति में कहा जा रहा है, लेकिन ये लोक शास्त्र के विरुद्ध है। जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, उसके खिलाफ है ये। क्या भगवान शंकर का संबंध उदयगिरी पर्वत से है क्या, नहीं। तो भगवान शंकर का संबंध तो किससे है, भगवान शंकर का संबंध कैलाश पर्वत से है। आ रहा समझ में। अब इसमें यह कहा जा रहा है, इस लाइन में, इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि जो उदयगिरी पर्वत है उस उदयगिरी पर्वत से भगवान शंकर का संबंध होता है। इस कारण इसमें क्या है, अर्थ दोष है। आ रहा समझ में। इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, तो पिनाकी का मतलब क्या होता है, तो पिनाकी भगवान शंकर को भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये उनका पर्यायवाची होता है। तो अब यहां पर भगवान शंकर का संबंध किससे बताया जा रहा है, उदयगिरी पर्वत से बताया जा रहा है। अब ये जब हम इस पंक्ति में अर्थ देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया, अर्थ दोष है, ये अर्थ दोष है। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, इसका जो वास्तव में शास्त्रीय अर्थ है वह क्या है कि पिनाकी भगवान शंकर का संबंध उदयगिरी पर्वत से नहीं है, भगवान शंकर का संबंध तो कैलाश पर्वत से है। और उसकी टंकार, ठीक है, तो उसकी जो टंकार है वो कहाँ तक सुनाई दे रही है, पिनाकी की, ये कैलाश पर्वत तक सुनाई दे रही है। तो पिनाकी धनुष का नाम है शंकर भगवान के, तो शंकर भगवान के धनुष का नाम है पिनाकी, और उसके धनुष की आवाज़ कैलाश पर्वत तक आती है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस पंक्ति में तो अलग ही अर्थ निकल रहा है, इसमें तो अर्थ का दोष निकल रहा है सीधा। तो अर्थ दोष इसमें क्या हो गया कि शंकर भगवान को पिनाकी बता दिया और उदयगिरी पर्वत, तो शंकर भगवान का संबंध उदयगिरी से है, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, अर्थ दोष हो जाता है। आ रहा समझ में। तो वास्तव में देखा जाए तो शंकर भगवान का संबंध किस पर्वत से, कैलाश पर्वत से है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे जब अर्थ का दोष होता है या अर्थ दोष उत्पन्न होता है, या जो वास्तव में जो अर्थ है, ठीक है, वह अर्थ हमें न प्राप्त हुए, अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर ही अर्थ दोष होता है। या कभी जिस भाव को प्रकट करना चाहता है वह उस भाव के विपरीत ही अर्थ प्रकट होता है, तो वहाँ पर ही अर्थ दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, इसका एक प्रकार होता है जो एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रकार कौन सा हो जाता है वो देखिए इसमें। ठीक है, दुष्क्रमत्व दोष। अब ये दुष्क्रमत्व दोष किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए, तो आपको याद रखना है कि जब, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब शास्त्र या परंपरा के प्रसिद्ध क्रम के विपरीत अगर किसी बात का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर ये दुष्क्रमत्व दोष होता है। अब दुष्क्रमत्व दोष किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब शास्त्रीय या परंपरा, ठीक है, शास्त्रीय या परंपरा, ठीक है, परंपरा के प्रसिद्ध क्रम के विपरीत, प्रसिद्ध क्रम के विपरीत
कोई के विपरीत किसी बात का वर्णन किया जाता है, किसी बात का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो उसे हम दुष्क्रमत्व दोष कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि जब कोई भी शास्त्रीय या परंपरा, तो शास्त्रीय या परंपरा के प्रसिद्ध कोई भी एक वर्णन होता है, लेकिन उस परंपरा का जो प्रसिद्ध क्रम होगा उसको छोड़कर उसके विपरीत हम किसी बात का वर्णन करते हैं या उसके विपरीत किसी बात का वर्णन किया जाता है, तो वहां पर यह दुष्क्रमत्व दोष होता है। तो एक मैं यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा कि मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन, तो मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मन को, मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को, खगराज को, खगराज को बेग लजायो। आ रहा समझ में? अब इसमें क्या कहा जा रहा है? तो इसमें जो मन का वेग है, मन का वेग इनमें सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तो मन का वेग किससे ज्यादा है? खगराज से। तो फिर जब मन का वेग खगराज से ज्यादा है, तो ये मन को कहाँ लिखा जाना था? ये खगराज के बाद में लिखा जाना था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस क्रम को उल्टा कर दिया है। हम उसके जो शास्त्रीय क्रम है उसके हमने विपरीत यहाँ पर लिख दिया है। तो फिर इसमें कौन सा दोष हो जाएगा? तो इसमें ये दुष्क्रमत्व अर्थ दोष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अर्थ दोष का प्रकार दुष्क्रमत्व दोष भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या हो जाता है? तो मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो, मतलब जो मारुत नंदन होता है, और मारुत मतलब पवन ही होता है। ठीक है, और इसके बाद जो खगराज का वेग होता है, तो इनके सबके वेग से किसका वेग ज़्यादा है? तो मन का वेग ज़्यादा है। और जब मन का वेग ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर इसको कहाँ लिखना था? ये खगराज के बाद में लिखना था, लेकिन हमने क्या किया? यहाँ पर खगराज के पहले इसको मन को लिख दिया है, जिसके कारण इसका क्रम गड़बड़ हो गया है। हमने जो शास्त्रीय क्रम था उसके विपरीत यहाँ पर क्रम लिख दिया है, तो इस कारण से इसमें दुष्क्रमत्व दोष होता है। एक क्रम होता है, एक दुष्क्रम होता है। तो दुष्क्रम मतलब क्रम हमने बिगाड़ दिया है, तो इस कारण से इसमें दुष्क्रमत्व दोष होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये अर्थ दोष भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर तीसरा प्रकार देखिए, रस दोष। तो जब हमने काव्य के दोष शुरू किए थे तो उस समय 3 दोष आपको हमने बताए थे। कौन कौन से? तो एक हो जाता है पहला शब्द दोष, काव्य के दोष में पहला दोष हो जाता है शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष, और तीसरा हो जाता है रस दोष। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रकार है काव्य दोष का, रस दोष। अब रस दोष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पहले आपको रस का मतलब समझना होगा कि रस का मतलब क्या होता है। तो रस का मतलब होता है आनंद, मजा। आ रहा समझ में? तो आपको याद रखना है कि काव्य में जब काव्य में रस्वास्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है, उसे रस दोष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो काव्य में रस्वास्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उसको हम रस दोष कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं और पढ़ने में हमें जो मज़ा आ रहा था, अब फिर क्या होता है कि वह मज़ा धीरे धीरे कम हो जाए। तो जिन कारणों से हमारा पढ़ने का मज़ा कम हो जाएगा, आनंद लेने का मज़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पर ये रस दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। या फिर इसको और आप सरल शब्दों में याद रख सकते हैं कि जब काव्य में रस प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम रस दोष कहते हैं। ये इसको सरल अर्थ में भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया। अब कैसे काव्य की रस प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझाता हूँ जो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण,
आज खेलो, नहीं खेलो आज, ठीक है, खेलो आज, खेलो आज होरी गोरी, खेलो आज, खेलो आज होरी गोरी, करत निहोरी हम, करत निहोरी, ठीक है। तो खेलो आज होरी गोरी, करत निहोरी हम। फिर इसके बाद में पलको पतो नहीं, पलको पतो नहीं, पलको पतो नहीं, काली कहाँ होएगो, काली कहाँ होएगो। अब इसमें क्या कहा जा रहा है इस पंक्ति में, तो इस पंक्ति के माध्यम से कहा जा रहा है, अब देखो इसमें जो पहली पंक्ति है इसमें तो श्रृंगार रस की बातें की जा रही है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति इसमें वैराग्य की बात की जा रही है। कैसे, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो पहली पंक्ति है इसमें कौन से रस की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। पहली पंक्ति में किस रस की बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस की। और ये जो दूसरी पंक्ति होती है तो यहाँ पर फिर किस पर आ गए हम, वैराग्य पर। यहाँ पर हम वैराग्य पर आ गए। तो कैसे आ गए वैराग्य पर, इनका अर्थ समझिए अब आप, जब आपको समझ में आएगा। तो पहली पंक्ति में कहा जा रहा है कि खेलो आज होरी गोरी, करत निहोरी हम। होली का समय रहता है और कहा जाता है कि खेलो आज होरी गोरी, होली खेलो गोरी, ठीक है। तो होली खेलो गोरी और करत निहोरी हम, तो हम आपके खुशामद कर रहे हैं। निहोरी का मतलब हम आपकी खुशामद कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे लिखा कि पल को पतो नहीं, काली कहाँ होएगो। एक पल का पता नहीं है कि कल क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है, ये इस पंक्ति में कहा जा रहा है। तो ऊपर की जो पंक्ति है इसमें तो श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर तो हमें रस प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो हमें मजा आ रहा है पंक्ति में। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है तो इस दूसरी पंक्ति में अचानक हम वैराग्य रस की बात करने लगे। तो ऊपर तो श्रृंगार रस की बात कर रहे थे, नीचे आगे वैराग्य पर, तो अचानक क्या हुआ, रस में बाधा उत्पन्न हो गई। जो रस प्राप्ति थी, मतलब जो मजा आ रहा था, अचानक उसमें बाधा उत्पन्न हो गई, जिसके कारण हमारा मजा पूरा बिगड़ गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोष, इसमें हो जाता है फिर रस दोष। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और सुनते सुनते थोड़ी देर तो हमें मज़ा आता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमें मज़ा नहीं आता है, या हमारा सुनने का मज़ा या पढ़ने का मज़ा बिगड़ जाता है, तो वहाँ पर ये रस दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह रस दोष भी समाप्त हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा दोष है, तो आपको बताना होगा रस दोष, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह काव्य दोष का टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।